हेलो एवरीवन, आई एम शादाब अंजुम। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एसएसटी। आई होप कि आप लोग ध्यान से देख के समझेंगे और सुनेंगे। जैसे कि आपका जुलाई शुरू हो गया एंड जुलाई के सिलेबस आपका है ये सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में हम लोग आपको सिविक्स पढ़ा रहे हैं और इसको प्लीज़ ध्यान से समझें, ठीक है। आई होप कि आप सब लोग कोऑपरेट करेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर है इंडिया अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसका अब हम लोग हायरार्किकल फॉर्म में समझते हैं कि एक्चुअली हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की, तो डाइवर्सिटी होती है विविधता। मतलब हर इंसान में कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें। तब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। मतलब जैसे कि हमारा जो हिंदुस्तान है या जो हमारा भारत है, इसमें डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब विविधता है। हर जगह एक जैसे लोग, एक जैसा माहौल, एक जैसा रहन सहन नहीं है। इंडिया में डाइवर्सिटी दो टाइप की हैं, एक तो फिजिकल डाइवर्सिटी है और दूसरी कल्चर डाइवर्सिटी है। तो हम बात जब करते हैं फिजिकल डाइवर्सिटी, दैट मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं माउंटेन्स की, प्लेन्स की, डेजर्ट की, क्लाइमेट की। मतलब अगर हम मुंबई में हैं तो हमारे यहाँ का क्लाइमेट वहाँ का अलग है, गर्मी होती है वहाँ पे। माउंटेन्स पे हैं तो वहाँ पे ठंडा होता है, जैसे कि अपना लद्दाख वगैरह जाते हैं लोग। ये सब इंडिया के पार्ट हैं, चाहे वो मुंबई हो या वो कश्मीर हो या वो लद्दाख हो, कोई भी स्टेट हो, वो सारे ही इंडिया के अंदर ही आते हैं, जो इंडिया की प्रॉपर्टी। और इंडिया इसी तरीके से डिफरेंट तरह की फिजिकल डाइवर्सिटी में बटा हुआ है। कोई लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, जैसे कि मुंबई हुआ, आपका गुजरात हुआ, ये समुद्र के किनारे रहते हैं। तो कोई भी कहीं का भी हो, आपका फिजिकल डाइवर्सिटी अलग है, बट स्टिल दे कॉल्ड इंडियंस। सेम अब हम बात करते हैं कल्चर डाइवर्सिटी की। क्लाइमेट अलग है तो लोगों का रहन सहन अलग है, जैसे कि वो लोग लैंग्वेज अलग बोलते हैं, उनके डेलिकेट्स अलग होते हैं, रिलीजियन अलग हो सकता है वो हिंदू हो, वो हो सकता है मुसलमान हो, बट स्टिल दे आर इंडियन। हो सकता है वो खाना, जो समुद्र के किनारे रहते हैं वो लोग फिशेस खाते हैं, जो प्लेन्स पे रहते हैं वो लोग वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद करते हैं, माउंटेन्स पे रहते हैं तो माउंटेन्स में जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो लोग वो पसंद करते हैं। तो एरिया वाइज जहाँ पे जो चीज़ की उत्पत्ति ज़्यादा होती है वो लोग वही चीज़ें खाना पसंद करते हैं और उसी कल्चर के अकॉर्डिंग उन लोगों का रहना सहना होता है। जैसे तो अलग अलग कपड़े हैं, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग खाना है, और उसके बाद इसको हम फिर भी उन लोगों को इंडियन ही बोलेंगे जो हमारे 29 स्टेट्स में अलग अलग लोग रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कल्चर डाइवर्सिटी। तो फिजिकल डाइवर्सिटी एंड कल्चर डाइवर्सिटी। फिजिकल डाइवर्सिटी, चीज़ें अलग हो सकती हैं, रंग वेशभूषा अलग हो सकती है, लेकिन डाइवर्सिटी हम बात कर रहे हैं, डाइवर्सिटी विविधता की किस किस चीज़ों में हम एक दूसरे से अलग हैं। वी ऑल आर इंडियन, लेकिन हम लोग अलग हैं किसी न किसी चीज़ों को लेके एक दूसरे से। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन फैमिली स्ट्रक्चर। अब हम फैमिली की बात करते हैं कि भाई डाइवर्सिटी तो फैमिलीज़ में भी है। भाई जैसे कि हमें पता है हम फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन हैं, बट हम लोग सब लोग एक जैसे तो नहीं है, हम लोग अलग अलग हैं। तो सबसे पहले फैमिली स्ट्रक्चर आ जाता है जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। पहले जब हम लोग के पापा वगैरह छोटे हुआ करते थे तो उनके टाइम पे जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, चाचा चाची दादा दादी ये सब लोग साथ में रहते थे, हम लोग भी साथ में रहते थे, तो वो जॉइंट फैमिली होती थी जिसमें दादा दादी अंकल आंटी बच्चे और आपके बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ रहते हैं और एक साथ खाना बना के खाते हैं, वो जॉइंट फैमिली होती है। नेक्स्ट है आपकी न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली जब पेरेंट्स और सिर्फ बच्चे रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली हमने बताया था, आपको एक्सप्लेन किया था। तो न्यूक्लियर फैमिली में मम्मी पापा और बच्चे ही रहते हैं, वो कहलाती है न्यूक्लियर फैमिली। जैसे कि आज का ज़माना है, आज के ज़माने में हमारा घर अलग है और हम जो है अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। अंकल आंटी दादा दादी हमारे हमसे दूर रहते हैं, हम लोग उनके यहाँ घूमने तो जाते हैं लेकिन हम लोग रहते अकेले हैं। तो इस तरह से होती है न्यूक्लियर फैमिली। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। भाई फैमिली हम लोगों का रहन सहन अलग हो गया, कपड़े अलग हो गए, आपका फैमिली का रहन सहन अलग हो गया। अब हम सोशो इकोनॉमिक की बात करते हैं। हर इंसान रिच तो नहीं होता, तो हमारी सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी भी है। कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग नॉर्मल हैं। तो इस तरह की भी डाइवर्सिटी, मतलब लोग अमीर गरीब भी हैं, ये भी एक विविधता देखने को मिलती है हमें इंडियन कल्चर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलीजन एंड कास्ट।
तो अब रिलीजन एंड कास्ट, कोई लोग हिंदू हैं, कोई मुस्लिम हैं, कोई सिख है। अब हिंदूज़ में ब्राह्मण हैं, गुजर्स हैं, आपके वैश्य लोग हैं, शूद्र लोग हैं। तो ये भी बहुत सारी रिलीजन और कास्ट, मतलब धर्म भी अलग हैं, धर्म के अंदर भी जाति भी अलग अलग है, लेकिन फिर भी वी कॉल्ड इंडियन। तो ये इस तरह की भी डाइवर्सिटी, विविधता देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। भाई हमारी भाषाएं भी अलग हैं, हम लोग हिंदी बोलते हैं, कोई लोग बंगाली बोलते हैं, मुंबई जाएंगे मराठी बोलते हैं, गुजरात जाएंगे गुजराती बोलते हैं, बिहार जाएंगे बिहारी बोलते हैं। ये अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन फिर भी दे कॉल्ड इंडियन। तो हमारे अंदर विविधता, जो डाइवर्सिटी है, वो लैंग्वेजेस में भी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है तो ये सारी हमारी डाइवर्सिटी हैं। एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे। डाइवर्सिटी इन इंडिया क्या क्या? पहले तो हमारे मैप की डाइवर्सिटी है, फिजिकल डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग जगहें। फिर है कल्चर डाइवर्सिटी, अलग अलग पहनावे, अलग अलग भाषाएं। डाइवर्सिटी इन फैमिली, कुछ जॉइंट फैमिलीज़ हैं, कुछ लोग न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली में जैसे गांव में आज भी चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, दादा दादी एक साथ रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली बेसिकली शहरों में देखने को मिलती है, जो मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं। सोशियो इकोनॉमिक, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, ये भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इंडिया में। रिलीजन एंड कास्ट मतलब अलग अलग धर्म हैं लोगों की, अलग अलग जाति हैं, इस तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। लिंग्विस्टिक, अलग अलग भाषाएं लोग बोलते हैं, और उसके बावजूद ये सारी डाइवर्सिटी, सारी विविधता होने के बावजूद भी वी कॉल इंडियंस। ठीक है, अब हम कुछ वर्ड मीनिंग्स देखेंगे जो आपने नए पढ़े हैं। जैसे कि डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो ये होता है डाइवर्जेंस, मतलब विविधता, जो हम इतनी बार से। फिर हम देखते हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी जो है वो है पुअर। पॉवर्टी मतलब गरीबी, पुअरनेस मतलब शॉर्टेज, किसी भी चीज़ की जब कमी होती है, शिक्षा की कमी हो सकती है, बच्चों को एजुकेशन की, फाइनेंशियल मतलब पैसों की कमी हो सकती है, वो विच इज़ कॉल्ड पॉवर्टी। जब कोई भी इंसान किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है उसके पास, एजुकेशन की, फाइनेंशियल, आपके प्रॉपर्टी की, तो वो बंदा पॉवर्टी में आता है। ठीक है, तो पॉवर्टी हम किसी के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं पुअर्स के लिए, जो गरीब लोग होते हैं, तो हम लोग कहते हैं ये अंडर पॉवर्टी है, मतलब गरीबी रेखा के अंदर है। नेक्स्ट है रूरल। रूरल मतलब एग्रीकल्चर एरिया। रूरल बेसिकली गांव या छोटे छोटे कस्बे होते हैं, उनको हम बोलते हैं जहाँ पे खेती बाड़ी ज़्यादातर देखने को मिलती है। लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब फैमिली, जॉइंट फैमिलीज़ भी रूरल एरिया में दिखते हैं। तो रूरल एरिया थोड़े से गाँव से लगे वाले एरिया। नेक्स्ट है अर्बन। अर्बन क्या होता है? डेवलप्ड एरिया। जैसे हम ग्रेटर नोएडा में हैं, तो जो ग्रेटर नोएडा है वो अर्बन एरिया है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, कितने बड़े बड़े कंपनीज़ हैं जहाँ पे लोग जॉब करते हैं। तो यहाँ पे लोग जॉब करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो ये डेवलप एरिया है। यहाँ पे किसी चीज़ के लिए हमें परेशानी नहीं होती है। हमें कहीं पे भी जाना होता है, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, लाइक अ कैब फैसिलिटी, ऊबर ओला कर लेते हैं हम लोग, हमारे पास नेटवर्क अच्छे हैं, हम लोग का इंटरनेट अच्छा चलता है, और बहुत सारी चीज़ें जो अर्बन एरिया में फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्युलर। सेक्युलर नॉट कनेक्टेड विद एनी रिलीजन। सेक्युलर क्या होता है? हमारा इंडिया जो है हमेशा सेक्युलर रहा है, मतलब ये किसी भी जाति धर्म पे विश्वास नहीं करता है। ये करता है कि सारी जाति, सारे धर्म का अपना अपना रिचुअल्स हैं वो फॉलो करते हैं। तो इंडिया जो है सेकुलर, किसी एक जाति या किसी एक धर्म पे दबाव नहीं देता है। इंडिया जो है वो सेकुलर है, हर जाति हर धर्म उसके लिए बराबर है, उसके लिए उसने बहुत कुछ किया हुआ है। ये तो थी हमारी डाइवर्सिटी की बात। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमें इंडिया में देखने को मिलती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब इतने अलग हैं हम लोग एक दूसरे से इंडियंस, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर यूनिटी है, एकता है। ठीक है, आपकी बुक में देखने को मिलेगा A.B. स्मिथ ने ये बात लिखी अपनी बुक में, और उन्होंने कहा, A.B. स्मिथ ने, कि जो इंडिया है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक दूसरे से जाति अलग है, खाना अलग है, रहन सहन अलग है, लेकिन फिर भी वहाँ पे देखने को मिलती है यूनिटी, एकता। तो अभी क्या हुआ, चैप्टर तो आप लोग खुद ही रीड करेंगे, मैं आपको नोट से पढ़ा रही हूँ। ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, दे ट्राई टू डिवाइड इंडियन सोसाइटी
ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। मतलब तो ब्रिटिश ने जब रूल किया उसने देखा कि यहाँ के लोगों के अंदर तो बड़ी यूनिटी है, इसको कैसे तोड़ा जाए, तो उन्होंने क्या किया, बेसिस किया जो रिलीजियन थे, जो कास्ट थे, मतलब धर्म जो थे, उन्होंने धर्मवाद फैलाने की कोशिश करी कि तुम हिंदू हो हिंदू का साथ दो, तुम मुस्लिम हो मुस्लिम का साथ दो। उन्होंने कास्ट किया कि भाई हिंदूज जब अलग हो गए मुसलमानों से तो उन्होंने कहा हिंदूज के भी अंदर हम लोग वो करते हैं, तो पंडित लोग इन लोगों से जो मतलब शूद्र लोग हैं जो उनसे कनेक्शन मत रखो। तो ब्रिटिश ने जब इंडिया में रूल किया तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई। डिवाइड एंड रूल मतलब इंडिया के लोगों को जाति और धर्म पॉलिसी में ऐसा घुसा दो कि वो आपस में ही लड़ने लगे, ताकि जो अंग्रेज हैं वो हमारे ऊपर राज कर सकें। तो इस तरह की कंडीशन अंग्रेज़ों ने पैदा करी। लेकिन एक बार जलियांवाला कांड आप लोगों की बुक में नरेट किया गया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। आपकी बुक में ये पैसेज है कि डिवाइड एंड रूल हुआ, उसके बाद आपका जलियांवाला बाग का मास्कर हुआ था अमृतसर में। ब्रिटिश जो जनरल डायर ऑर्डर उन्होंने दिया था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को उन्होंने एक सभा ऑर्गेनाइज़ करी थी, तो अंग्रेज़ थे, उन्होंने गोलियां चलाई और उसमें कई लोग मरे थे, औरतें, बच्चे, हिंदू, सिख, मुस्लिम, सारे, चाहे वो अमीर था गरीब था, बहुत लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई। तो उस टाइम पे जब ये वाली कंडीशन इंडिया के सामने आई तो लोगों ने एक ये सॉन्ग है, आप लोग देखिएगा, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लोज टुगेदर टुडे, डू सोक योर रोब इन दिस river of blood, dear friend, some rots in the jail while others lie their graves. Do shed a few tears of them, oh friend. तो जब इस तरह से हुआ तो लोगों ने सोचा कि अंग्रेज़ तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमें आपस में लड़ा के और हमारा ही देश जो है उस पर कब्ज़ा करे बैठे हैं और हमारे ही लोगों को मार रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने नंबर 2 हम पहले पढ़ा लेते हैं। रिलीजियस एंड कल्चर यूनिटी जो थी वो हम लोगों में बढ़ गई। हम लोगों ने कहा वी आर इंडियन और हमें अपने इंडिया के बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ के बारे में। जब ये जलियांवाला कांड हुआ उसके बाद हमारे इंडिया में जो एक यूनिटी देखने को मिली वो बहुत ही ग्रेट यूनिटी थी। तो हमारे एंशियंट टाइम में आप देखें, हम जोग्राफिकल यूनिटी मतलब डाइवर्सिटी तो है ही हमारे यहाँ, अब यूनिटी हमारे यहाँ किस किस चीज़ों में देखने को मिलती है। जियोग्राफिकल यूनिटी मतलब सबसे पहले क्या हुआ कि भारतवर्ष, जब हम एंशियंट टाइम की बात करें, जब हम पुराने ज़माने की बात करें तो भारतवर्ष कहलाता था, पहले लोग इसको भारतवर्ष के नाम से जानते थे। कि एंशियंट टाइम में इंडिया आइसोलेटेड इट्स बाउंड्रीज, इंडिया ने एशिया में हम लोग का कॉन्टिनेंट मतलब एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा इंडिया आता है, तो इंडिया ने उसी पुराने ज़माने में ही इंडिया ने अपनी बाउंड्रीज़ जो थी वो कई देशों से अलग कर ली थी और अपना भारतवर्ष खुद बनाया था, जिसको भारतवर्ष का नाम दिया गया था। आपको पुराने ग्रंथों में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो भारतवर्ष का उन्होंने नाम दिया और जैसे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान, इनसे अपनी बाउंड्रीज़ जो थी वो सेपरेट कर ली, अलग आइसोलेट कर ली और अलग हो गया इंडिया। और इंडिया ने अपनी गवर्नमेंट आगे चल के बनाई और उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलीजियस एंड कास्ट कल्चर यूनिटी। अब क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने तो बहुत कोशिश करी थी तोड़ने की रिलीजियस और कल्चर में, लेकिन इंडिया इज़ अ कंट्री विच नेवर बिलीव इन द डिस्क्रिमिनेशन। पर जब जलियांवाला कांड हुआ उसके बाद लोगों ने एक यूनिटी दिखाई और उसके बाद लोगों ने कहा कि कुछ भी इस धर्म वगैरह में कुछ नहीं रखा है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम चाहे वो जाति का छोटा हो या बड़ा हो, किसी में कोई नहीं होना चाहिए भेदभाव और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया इंडिया ने। एंड इंडिया गवर्नमेंट हैज़ मेड स्पेशल प्रोविज़न एंड इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडिया ने क्या किया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रूल बुक जो इंडिया फॉलो करती है। इंडिया ने डिस्क्रिमिनेशन जो था वो रिलीजियन एंड कास्ट से अलग हटा के उससे ऊपर बढ़ के सोचा और कई ऐसे प्रोविज़न बनाए, स्पेशल प्रोविज़न मतलब रूल्स होते हैं प्रोविज़न, कि ऐसे बहुत सारे प्रोविज़न बनाए जिसको उन्होंने ऐड किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन की रूल बुक में उसको ऐड किया कि किस कंडीशन में किस इंसान के साथ, जैसे कि माइनॉरिटी होते हैं उनके लिए क्या है, तो वो सारी चीज़ें इंडिया ने
करी, मतलब अलग अलग धर्म होते हुए भी इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक है उसमें हम लोगों की एकता, यूनिटी की बात लिखी गई। वो किसी भी जगह से हो, किसी भी भाषा का हो, या वो किसी भी रंग का हो, किसी भी धर्म का हो, वो चीज़ें यूनिटी में आ गई। नेक्स्ट है पॉलिटिकल यूनिटी। जैसे कि इंडिया में कई राजा आए और जो राजा आए वो पूरे इंडिया पे रूल करना चाहते थे। तो ब्रिटिश जब हुआ आया तो उसने पॉलिटिक्स खेली, एंड इंडिया हैज़ सेम एडमिनिस्ट्रेशन फॉर होल कंट्री। तो वहाँ से उनको सेंस मिला, अच्छा हम लोग अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लाइक का मतलब एक डॉक्यूमेंटल सारी चीज़ों का मैनेजमेंट कैसे किया जाए वो, तो उन्होंने बनाया। तो इंडिया की आपने पढ़े हैं 29 स्टेट्स हैं इंडिया में, और 29 स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट होती है। आपने कभी इलेक्शन वगैरह देखे हों कि वहाँ होता है, अच्छा जैसे अपने ग्रेटर नोएडा में हमारे जो एमपी हैं वो महेश शर्मा हैं, चीफ मिनिस्टर अलग होते हैं। जैसे अपने यूपी का चीफ मिनिस्टर जो है वो आदित्य योगी नाथ हैं। तो आदित्य योगी नाथ के अंदर बहुत सारी वो चीज़ें जो हैं वो देखते हैं आदित्यनाथ, और वो किसको इन्फॉर्म करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि जो अपने प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो इनको इन्फॉर्म करते हैं। तो स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हैं, 29 चीफ मिनिस्टर हैं, और 29 चीफ मिनिस्टर्स की ड्यूटीज़ हैं कि वो अपने अपने स्टेट्स की बात किसको जाके बताएं, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब नरेंद्र मोदी जी इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं। तो इस टाइम पे वो सारी इन्फॉर्मेशन, अब जैसे हमारा कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में क्या है कि हर स्टेट की अलग अलग सिचुएशन है। उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब नरेंद्र मोदी जी के पास वो इन्फॉर्मेशन आती है, और वो अब इस कंडीशन में हमारे प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर क्या डिसीजन लेते हैं, ये सब पॉलिटिकल यूनिटी होती है। मतलब अलग अलग स्टेट्स के लोग हैं चीफ मिनिस्टर, और वो यूनिटी सारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर द होल कंट्री। तो एडमिनिस्ट्रेटर का जो काम है वो अपने प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और वो हर एक स्टेट को इक्वल फैसिलिटीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल यूनिटी। ठीक है। नेक्स्ट जब लिंग्विस्टिक की बात करते हैं, तो लिंग्विस्टिक बेसिकली हमारे इंडिया की जो लैंग्वेज है उसको हिंदी भाषा हम लोग कहते हैं कि हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है। अब वो क्यों है, क्योंकि हम लोग अलग अलग 29 स्टेट्स में रहते हैं, 29 स्टेट्स की अलग अलग अपनी अपनी लैंग्वेज है, बट ज़्यादातर स्टेट्स में मतलब ऑल ओवर इंडिया के कई ज़्यादा पार्ट्स में हिंदी बोली जाती है और समझी जाती है। उस बिहाफ पे हम लोगों ने हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा बनाया। जैसे कि अगर हम एंशियंट पुराने ज़माने की बात करें तो हमारे पुराने ज़माने में 2 लैंग्वेजेस यूज़ हुई हैं, प्राकृतिक और संस्कृत। तो 2 लैंग्वेज हम लोगों ने यूज़ करी। उसके बेस पे मुगल्स आए, उर्दू अडॉप्ट करी, इंग्लिश आए तो ब्रिटिश आए तो हमने इंग्लिश अडॉप्ट करी। फिर उसके बाद हमारी जो लैंग्वेज है वो कई लैंग्वेज का मिक्सचर बन गया। सो हम लोगों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया, इंग्लिश को डॉक्यूमेंटल भाषा भी, मतलब जब ब्रिटिश आए तो डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट इंग्लिश में थे, तो हमने इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज में ऐड ऑन किया कि इंग्लिश के जो डॉक्यूमेंट बनते हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर सकते हैं। तो हमारे अंदर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग की जो पूरे इंडिया की अगर भाषा की बात करी जाए तो वो भाषा होती है हिंदी। इससे पता चलता है कि हम लोग अलग अलग होने के बावजूद भी हम लोग एक हैं और भारतीय हैं। धन्यवाद। आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। कोई भी फर्दर इशू हो तो आप प्लीज़ मेरे से दोबारा से क्वेश्चन कर सकते हैं बाय द व्हाट्सएप। थैंक यू एवरीवन।